चाल है? हाय, चलिए बना लिए। आइए क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए एक बात बोल रहे हैं, लड़की लोग के लिए, और वैसी लड़की जो क्लास भी करती है और टेस्ट भी देती है। तो देखिए यहां पर भी कमेंट आ रहा है। तो देखिए, काम ऐसा होना चाहिए कि कोई डिस्टर्ब ना हो। काम कभी वैसा मत कीजिए जिससे दूसरा कोई डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, आप दो क्लास के बीच में लाइब्रेरी जाते हैं तो आराम से जाइए, शांति बना करके आ जाइए। नहीं तो फिर लाइब्रेरी का बहुत कंप्लेन है। मतलब जब क्लास छूटता है तो लड़की लोग लाइब्रेरी में जाती है, बहुत हो हल्ला करती है, लड़का सब जो है आकर के हमको कंप्लेन करता है। तो हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात करते रहते हैं, अब जा रहे हैं, बीच में पढ़ रहा है लाइब्रेरी में कोई लड़का, बात करते हैं, हल्ला करते हैं, ये गलत बात है। शांति से जाइए, शांति से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शांति से नहीं जाइएगा, शांति से नहीं आइएगा, तो फिर हम लाइब्रेरी में जो आप लोग जाते हैं उसके ऊपर हम रोक लगवा देंगे, समझ गए? रोक लगवा देंगे, फिर नहीं जा पाइएगा, फिर हल्ला कीजिएगा क्लासरूम में ही अपना। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान में रखना है, काम वैसा करना है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म या वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म का मूल आधार है वेद, और वेदों की कुल संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद का जो मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है, उसी को कहा जाता है होता या होत्री। वही यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले मंत्र को अर्धव्यू कहा जाता है, और सामवेद के उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता या उदात्री कहा जाता है, और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। तो होता का संबंध ऋग्वेद से है, अर्धव्यू का संबंध यजुर्वेद से है, उद्गाता का संबंध सामवेद से है, और ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है। अब इन चारों वेदों में अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, और सबसे आधुनिकतम वेद अथर्ववेद है। और जो आपको यजुर्वेद है, इसमें यज्ञ के समय कौन से विधि विधान होते हैं, इन बातों की चर्चा आपको यजुर्वेद में है। और जो सामवेद है, सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। और सामवेद के अधिकतर मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद के अधिकतर मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद पर आधारित है, और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। क्योंकि भारतीय संगीत में जो 7 मूल स्वर है, सा रे गा मा प ध नी, ये जो 7 शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है आपको सामवेद से, समझ गए? नेक्स्ट, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवकों ने, वैदिक धर्म ने। आपको मूर्ति पूजा, देखिए, एक तो मूर्ति पूजा के प्रमाण हड़प्पा काल में भी मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा काल के लोगों का कोई निश्चित धर्म नहीं था, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, और वैदिक सभ्यता के लोगों का धर्म था वैदिक धर्म। लेकिन वैदिक सभ्यता को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मूर्ति पूजा का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, वहां पर मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर देवी देवता का जिक्र मिलता है। मतलब देवियों की पूजा हुआ करती थी, देवताओं की पूजा हुआ करती थी, लेकिन वैदिक काल में कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वैदिक धर्म का एक प्रकार से पतन 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ, और बौद्ध और जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ। और इन धर्मों में जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, कहा जाता है कि सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की ही प्रतिमा बनाकर उसकी
मूर्ति की पूजा की गई और गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उसकी मूर्ति की पूजा कुषाण काल में की गई और वहीं से मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ माना जाता है। अर्थात ऐतिहासिक तौर पर जो साक्ष्य मिलते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, वो साक्ष्य यह बतलाता है कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई है। बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई है। आंसर बौद्ध धर्म होगा, बौद्ध धर्म। और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी जो पूजा की जा रही है कुषाण काल से लेकर आज तक। और शुरू में तो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की गई, बाद में जैन धर्म के लोगों ने महावीर स्वामी का भी मूर्ति बनाकर के पूजा करना जो है आपको शुरू कर दिया। समझ गए? तो मूर्ति पूजा कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है, समझे। और साथ ही साथ जो है मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल से हुआ है, गुप्त काल से। तो ये दोनों बात आपसे पूछा जाता है कि मूर्ति निर्माण कला का जन्म किस काल में, तो मूर्ति निर्माण कला का जन्म कुषाण काल में। और मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में, तो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है गुप्त काल में। कौन काल में? गुप्त काल में, गुप्त काल में हुआ है। आंसर बोध होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो है सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर का ही मुख्य सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर जब भारत से जाने लगा था तो भारत में विदित क्षेत्र सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को दिया था। और सिकंदर के निधन होने के बाद सेल्यूकस निकेटर यह प्रयास में जुट गए, सिकंदर के निधन के बाद सेल्यूकस निकेटर इस प्रयास में जुट गए कि जिन जिन क्षेत्रों को सिकंदर जीता था उस पर अधिकार सेल्यूकस निकेटर भी करना चाहता था। भारत में सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर सेल्यूकस निकेटर अधिकार करना चाहता था। उसी को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ। और दोनों के बीच जो 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। और दोनों के बीच समझौता हुआ। और जब दोनों के बीच समझौता हुआ तो इस समझौता के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। और सेल्यूकस निकेटर ने दहेज स्वरूप काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने ही अपने राजदूत के तौर पर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर ही मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है, जिस इंडिका से हमें मौर्यकालीन प्रशासन और मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली तरीका से शासन करने वाला राजवंश सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश था। और सातवाहन वंश का शासन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में था। और सातवाहनों के विषय में कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु के तौर पर काम किया था। मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़कर रखने का काम सातवाहनों ने किया था। और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। और सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन हुआ करती थी। और सातवाहन का अर्थ होता है वैसे राजवंश जिसका वाहन सिंह हो। सातवाहन का अर्थ होता है वैसे शासक या वैसे राजवंश या वैसे वंश के शासक जिसका वाहन सिंह हो, वही सातवाहन कहलाया। और सातवाहन शासकों की अगर बात करें तो सातवाहन शासक शुरू में मौर्यों के अधीन अधिकारी के तौर पर काम किया। यानी सातवाहन वंश के शासक जो है मौर्यों के सामंत थे। जैसे गुप्त शासक की अगर हम लोग बात करें तो गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गुप्त शासक किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। अर्थात शुरुआती गुप्त शासक कुषाणों के अधीन अधिकारी के तौर पर काम किया था। उसी प्रकार से जो शुरुआती सातवाहन वंश के शासक थे वे मौर्यों के सामंत थे, वे मौर्यों के अधीन रह करके अधिकारी के तौर पर काम किया था। आंसर हो जाएगा सातवाहन। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। यानी गंधार कला शैली किस कालखंड में गंधार कला शैली का विकास हुआ है? किस कालखंड में गंधार कला शैली का विकास हुआ है? तो जो गंधार कला शैली है इसका विकास कुषाण काल में हुआ है। कौन काल में? कुषाण काल में। गंधार कला शैली का विकास जो है आपको कुषाण काल में हुआ है। क्या हुआ हीरो? चक्कर आ रहा? चलिए, कला की गंधार शैली का जन्म किसके समय हुआ था? कुषाणों के समय। किसके समय? कुषाणों के समय। देखिए गंधार कला शैली की बात करेंगे तो भारतीय और यूनानी, भारतीय कला शैली और यूनानी कला शैली का जब मिश्रण हुआ
भारतीय कला शैली और यूनानी कला शैली का जब मिश्रण हुआ तो उसी से गंधार कला शैली का विकास हुआ, और गंधार कला शैली कुषाणों के समय फला फूला है, और इसका विकास भी कुषाणों के समय हुआ है। कुषाण शासकों को ही गंधार कला शैली का संरक्षक भी माना जाता है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमा बढ़ती है? देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा टफ किया गया है। क्वेश्चन सीधा और आसान भाषा में कहे तो क्या पूछ रहा है पता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन कौन ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, कौन कौन ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। आइए मानचित्र, यहां पे म्यांमार का स्पेशलिस्ट लगाना चाहिए। चलिए, मानचित्र को तो हमको बड़ो नहीं करने होता है। नहीं, मानचित्र पर नहीं हमको काम करना होता है। दोनों हाथ से, फिर भी स्पष्ट कहां हो रहा? हल्ला मत कीजिए। देखिए म्यांमार, भारत के पूरब में इधर आपको म्यांमार है, म्यांमार, ये आपको म्यांमार की सीमा है। म्यांमार को अगर आप देखेंगे तो म्यांमार उत्तर में चीन के साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ सीमा बना रहा है। फिर म्यांमार पश्चिम में आइएगा तो भारत के साथ सीमा बना रहा है, भारत के साथ सीमा बना रहा है। आप सब लोग जानते हैं, गौर से सुनिए। देखिए प्रश्न देने के पीछे एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था हम आगे बता रहे हैं। म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 1643, 1, 6, 4, 3। और म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। 6 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024, हाल फिलहाल की बात हम कर रहे हैं। 6 फरवरी 2024 को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, और गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया कि भारतीय सीमा और म्यांमार की जो सीमा है, दोनों देश के सीमाओं पर आवाजाही की स्वतंत्रता थी। मतलब भारत के लोग म्यांमार जा सकते हैं, म्यांमार के लोग भारत आ सकते हैं। और जो स्वतंत्रता 2018 ईस्वी से थी, 2018 ईस्वी से म्यांमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही, 2018 ईस्वी से म्यांमार की सीमा पर मुक्त आवाजाही की स्वतंत्रता थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे समाप्त कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे समाप्त कर दिया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया कि भारत और म्यांमार की सीमा पर जो पिछले 2018 ईस्वी से मुक्त आवाजाही की सुविधा है, इसे हम समाप्त कर रहे हैं। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। तो करंट के संदर्भ में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। करंट के संदर्भ में यह बात है। अब देखिए, म्यांमार चीन के साथ सीमा बनाती है, भारत के साथ बनाती है। साथ ही साथ म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश के साथ भी यह सीमा साझा करती है, बांग्लादेश के साथ भी यह सीमा साझा करती है। और पूरब में आएंगे तो इधर लाओस और थाईलैंड, यानी कुल मिलाकर के म्यांमार, चीन 1, भारत 2, बांग्लादेश 3, थाईलैंड 4 और लाओस 5, ये 5 देशों के साथ जो है आपको म्यांमार सीमा बनाती है। यहां पर म्यांमार का मानचित्र लगाना चाहिए क्लियर कट वे में, लेकिन लगाया नहीं है, और इसी वजह से क्लियर कट वे में आपको पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आप मान करके चलिए, म्यांमार जो है उत्तर में चीन, फिर पूरब में भारत और बांग्लादेश, पश्चिम में भारत और बांग्लादेश, और पूरब में लाओस और थाईलैंड के साथ जो म्यांमार आपको सीमा बनाती है। और म्यांमार एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत जलीय सीमा भी बनाती है और भारत स्थलीय सीमा भी बनाती है। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर और पर्वत, नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय। देखिए नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय का मतलब क्या होता है जानते हैं? उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत का विस्तार है, उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत का विस्तार है उसको हम लोग गढ़वाल हिमालय कहते हैं। क्या गढ़वाल हिमालय में जो है आपको नामचा बरवा पर्वत है? नहीं, नामचा बरवा पर्वत गढ़वाल हिमालय में नहीं है, बल्कि नामचा पर्वत जो है तिब्बत हिमालय में है, तिब्बती क्षेत्र में है। और तिब्बती क्षेत्र में जो हिमालय है उसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। तो नामचा बरवा पर्वत गढ़वाल हिमालय में नहीं है, बल्कि तिब्बत हिमालय में है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, देखिए हिमालय को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज,
सिंधु से सतलज नदी तक फैली हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक फैली हिमालय को कुमायूं हिमालय, क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। तो सतलज से काली, सतलज से काली, सतलज नदी से काली नदी तक फैली हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। और उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत का विस्तार है उसको हम लोग कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय भी। और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नंदा देवी के अलावे त्रिशूल हो गया, त्रिशूल चोटी भी जो है आपको कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। और उत्तराखंड की और भी कई सारी चोटियां हैं जो कि आपको कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और नंदा देवी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। ये बात क्या है? सही है। नोकरेक सिक्किम हिमालय, देखिए नोकरेक मेघालय में है। अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो नोकरेक है आपको मेघालय में, नोकरेक कहां है? मेघालय में, और सिक्किम यहां पर है। तो आप थोड़ा स्वयं सोच करके देखिए, क्या जो नोकरेक पर्वत होगा वो सिक्किम हिमालय का अंग होगा? एकदम से सिक्किम हिमालय का अंग नहीं होगा, बल्कि जो नोकरेक पर्वत है, अगर आप पिछले टेस्ट का डिस्कशन किए हैं तो आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं कि हिमालय पर्वत सामान्य तौर पर पश्चिम से पूरब में फैली हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम लोग पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं। और पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ही नोकरेक आता है, जो कि आपको मेघालय में है। पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ही नोकरेक आता है, जो कि आपको मेघालय में है। नोकरेक जो है आपको सिक्किम हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। एक कोई स्टेप आइएगा तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? केवल दो, केवल दो। आगे आइएगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम, सेबरा। देखिए आइएगा, कन्याकुमारी, चलिए आइएगा, देखिए कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। देखिए आप सब लोग जानते हैं भारत का जो सबसे दक्षिणी भूभाग है कन्याकुमारी में स्थित क्या? कैमोरीन है। तो कन्याकुमारी स्थलखंड के दृष्टिकोण से देखेंगे, मुख्य भूमि में स्थलखंड के दृष्टिकोण से देखेंगे, सॉरी मुख्य भूमि में, कन्याकुमारी को मुख्य भूमि में स्थलखंड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिण में है यहां पर कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी के समीप हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आपस में आकर के मिलती है। अब देखिएगा जो ऑप्शन है, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी और सेबराई की पहाड़ी। तो एक तो आपको अन्नामलाई की पहाड़ी है, कौन है? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। एक है आपको नीलगिरी की पहाड़ी, एक है अन्नामलाई की पहाड़ी, एक है नीलगिरी की पहाड़ी और एक है कार्डमम की पहाड़ी और एक है आपको सेबराई की पहाड़ी। एक तो सेबराई की पहाड़ी आपको तमिलनाडु में है। सेबराई की पहाड़ी कहां है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इसके बाद अब अन्नामलाई, कार्डमम और नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर यहां है आपको नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी, जहां पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों आपस में आकर के मिलती है। फिर नीलगिरी के जब आप दक्षिण में आएंगे तो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर मिलेगा आपको अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन मिलेगा? अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी के जब आप दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको कार्डमम की पहाड़ी। क्या मिलेगा? कार्डमम की पहाड़ी। और कार्डमम को ही हिंदी में हम लोग इलायची भी कहते हैं। तो कार्डमम की पहाड़ी कहिए या इलायची की पहाड़ी कहिए, बात क्या है? बराबर है। तो अब आप देखिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तीनों में कन्याकुमारी के नजदीक सबसे कौन है? तो कन्याकुमारी के सबसे नजदीक है कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम। आंसर क्या हो जाएगा? कार्डमम। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से हिसाब नहीं होगा, यहां पर चिनाब होगा। सबसे पहले यहां पे सही कीजिए। हिमाचल प्रदेश से होकर ब्यास भी बहती है, चिनाब भी बहती है, रावी भी बहती है, सतलज भी बहती है और यमुना भी बहती है। ये सभी ऐसी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? देखिए अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी है आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, यहां से निकलती है आपको नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती है। और फिर यहां से सोन नदी भी निकलती है। नर्मदा और सोन जैसी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। वही दामोदर नदी की अगर आप बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ही दामोदर नदी निकलती है। फिर महानदी की अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के सिंघाबा श्रेणी से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिंघाबा श्रेणी से, सिंघाबा श्रेणी से निकलती है। फिर आपको ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ये सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है ताप्ती। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, नर्मदा। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और अपने उद्गम से अगर आप नर्मदा को देखेंगे तो अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और फिर
गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। देखिए एक बात आप सीधा जानिए, भारत के भीतर किसी को भी, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी को भी भारत के भीतर जो अधिकार मिलता है, किसी को भी जो अधिकार मिला है वह मिला है भारत के संविधान से। किसे मिला है? भारत के संविधान से। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी जो अधिकार मिला है वह भारत के संविधान से मिला है। किससे मिला? भारत के संविधान से। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त हुआ है भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? देखिए ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन व्यवस्था में सुधार को लेकर कई सारी कमिटियां गठित की गई है। उसमें एक तारकुंडे समिति है और तारकुंडे समिति का संबंध निर्वाचन से है, चुनाव से है, चुनाव सुधार से है। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है और तारकुंडे समिति ने ही यह सिफारिश किया था कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए और वर्तमान में मतदान की आयु 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष है। देखिए यहां पर सुनिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, हमारा संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, उस समय वयस्क मताधिकार का मतलब होता था 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति। लेकिन तारकुंडे कमेटी ने यह सिफारिश किया कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए और तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब बोफोर्स घोटाला में फंसे थे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी सत्ता बचाने के लिए, और युवा तो उनसे प्रेरित थे ही, अब बुद्धिजीवी वर्ग का लोग समझता है बोफोर्स घोटाला क्या है, युवा को उतना घोटाला से कोई मतलब थोड़े है, कोई मतलब उस समय नहीं हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह लगा कि अगर हम मतदान की आयु को कम कर देंगे तो फिर से हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। तो इन वजहों से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा ही 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 61वां संविधान संशोधन आया था 1988 में और यह लागू हुआ है 1989 से। आया था 1988 में और यह लागू हुआ है 1989 से। तो वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है जिनका नाम मतदाता सूची में है, वह लोकसभा, विधानसभा, मुखिया जैसे चुनाव में जाकर के मतदान कर सकता है। वर्तमान में वयस्क मताधिकार का मतलब यही होता है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, भारत के मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आप चुनाव में जाकर के मतदान कर सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, और मतदान कर हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो सदस्य चुने जाएंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। तो मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 326 हमें मतदान करने का अधिकार दिया है। संविधान का अनुच्छेद 326 हमें मतदान करने का अधिकार दिया है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। और देखिए अनुच्छेद 324 जानते बहुत बदनाम है और बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 324 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 यह कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो निर्वाचन करवाता है, अर्थात चुनाव करवाता है। जानते हैं मुंह आ गया है, समझे? नहीं, जर्दा वाला तो नहीं खाते हैं, जर्दा उर्दा नहीं डलवाए हैं वो। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय सही है। जनगणना संघ सूची का विषय सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है चौथी अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है जानते हैं? जानते होंगे, भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका जो वेतन भत्ता होता है, वेतन भत्ता, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता द्वितीय अनुसूची में। दल बदल 10वीं सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति का गठन,
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है और आप सब लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, समझ गए। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़िए, प्रस्तावना को पढ़िएगा तो प्रस्तावना से आपको यह जानकारी मिलेगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है। तो भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, मतलब भारतीय संविधान को लागू कब किया गया है, तो आप सब लोग जानते हैं भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया? 26 जनवरी को ही इसलिए लागू किया गया है क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को 1930 में मनाया था। 26 जनवरी को 1930 में मनाया था। इसी वजह से संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946। सबसे पहले से लिख रखा, सबसे पहले 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 1 2 3। आंसर ए होगा ना। आगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाई गई है, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान सभा। आजादी के बाद राज्य परिषद ही राज्यसभा कहलाया और केंद्रीय विधानसभा लोकसभा कहलाया। अब देखिएगा यहां पर तो दिया है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। अगर यहीं पर प्रश्न यह रहता कि राज्यों में पहली बार द्विसदनीय विधायिका कब बनाई गई, तब इस प्रश्न का उत्तर हो जाता 1935। क्या हो जाता? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अरे देखते ना, संसद का 2 सदन है, एगो लोकसभा और एगो, तो ये कहां से आया है? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। फिर राज्य में एगो विधानसभा है और एगो विधान परिषद है, ये कहां से आया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से आया है। वही बात कह रहा है, किताबी भाषा में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालसा भूमि का क्या होता है, मतलब जानते हैं? सरकारी भूमि। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर आप बात करेंगे तो वो सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया और उनसे भूमि छीन लिया और उसको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। और उस खालसा भूमि का सबसे ज्यादा विकास अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नियंत्रण में लेकर के करने का काम किया। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अनाज के ऊपर कर समाप्त कौन कर दिया था? तो अनाज के ऊपर कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर जो है ना, बेरम खां को अकबर स्वयं मारा था अधम खां को। किसे मारा था? अधम खां। अधम खां कौन था जानते हैं? देखिए, अकबर का पालन पोषण करने वाली मां थी महामनगा। अकबर का पालन पोषण जो औरत की थी उसका नाम था माहम अनगा, अर्थात अकबर की धाया मां। अकबर की धाया मां थी माहम अनगा। माहम अनगा का अकबर पर बहुत व्यापक प्रभाव था और माहम अनगा का ही बेटा था अधम खां और पीर मोहम्मद खां। अकबर की धाया मां अर्थात अकबर की पालन पोषण करने वाली महामनगा और महामनगा का बेटा था अधम खां और पीर मोहम्मद खां। ये दोनों अपनी मां के वजह से अपने आप को समझता था कि हम ही अकबर हैं, हम ही बादशाह हैं। अधम खां अकबर के प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन अहमद को मार दिया था। अधम खां क्या किया था? तो अधम खां अकबर का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था शहाबुद्दीन अहमद। अकबर के प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन अहमद को अधम खां ने मार दिया। इस बात से अकबर काफी नाराज हुए और फिर अकबर ने स्वयं अधम खां की हत्या कर दी।
अकबर ने स्वयं अधम खां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि अधम खां ने अकबर के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। तो आंसर अधम खां। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। देखिए, जैसे कहा जाता है ना, मां बाप का डीएनए संतान में जाता है, मां बाप का गुण संतान में जाता है। ताजमहल के बनाया था? शाहजहां ने। और ताजमहल शाहजहां अपनी बेगम के स्मरण में बनवाया था। शाहजहां के बाद उसका उत्तराधिकारी बना उसका बेटा औरंगजेब। औरंगजेब कहा हमारा बाप बनवाया है, हम भी बनवाएंगे। और औरंगजेब ने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम था रबिया उद दौरानी, जिसको इतिहास में दिलदासो बानो बेगम भी कहा जाता। दिलदासो बानो बेगम फारस राजघराने की थी, दिलदासो बानो बेगम, और उसे ही रबिया उद दौरानी भी कहा जाता है। औरंगजेब अपनी रानी रबिया उद दौरानी के स्मरण में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ताजमहल के जैसा ही एक मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल का नकल या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इसके वास्तुकार अताउल्लाह, जो द्वितीय ताजमहल है अर्थात जो रबिया उद दौरानी का मकबरा है, द्वितीय ताजमहल रबिया उद दौरानी के मकबरा को कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो बनवाया है औरंगजेब ने। इसके जो वास्तुकार थे उसका नाम था अताउल्लाह। क्या नाम था? अताउल्लाह। आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरा को। हुमायूं के मकबरा को। और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में। अनारकली का मकबरा। अनारकली कौन था जानते हैं? जहांगीर की प्रेमिका थी, जहांगीर की प्रेमिका, लेकिन बेसिया थी ये। और इसी वजह से जहांगीर के पिता अकबर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिए, और जहांगीर को जो अनारकली से अकबर ने अलग कर दिया, इसी कारण जहांगीर अपने पिता अकबर का विरोध करने पर उतर गया। ऐसे कारण कई सारे और भी थे, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था। और अनारकली का मकबरा लाहौर में है, और लाहौर में अनारकली का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। लाहौर में अनारकली का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है। नूरजहां के पिता का मकबरा है ये। नूरजहां के पिता को जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दिया था, उसी का मकबरा है, जो कि आगरा में है। यह मकबरा नूरजहां बनवाई थी, और यही प्रथम मकबरा है जिसमें पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है। पिट्रा ड्यूरा शैली मतलब जो है महंगा संगमरमर पर सजावट का काम करना। संगमरमर में जो है हीरा जैसे मूल्यवान धातु को जड़ दिया जाना, समझ गए? यही पिट्रा ड्यूरा शैली कहलाता है। यानी मकबरा में जो संगमरमर बना था, उस संगमरमर में जो सजावट का काम किया जाता था, उसी को पिट्रा ड्यूरा शैली कहा जाता था, समझ गए? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा सत्य है? यानी जो मुगल चित्रकला था उसमें युद्ध दृश्य का चित्र बनाया जाता था, पशु पक्षी का, प्राकृतिक दृश्य का, दरबारी चित्रण का, इनमें सब का प्रयोग होता था, सभी का प्रयोग होता था। और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय पड़ी है। हुमायूं के समय ऐसे बाबर चित्रकला का प्रेमी था, लेकिन बाबर देखिए ना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत करके मुगल वंश की स्थापना किया। 1527 में, 28 में, 29 में हर बरस तो बेचारा युद्ध लड़ता रहा। 1530 में मरिए गया, तो बहुत ज्यादा थोड़े कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और मूल तौर पर मुगल शासन जो है ना, वास्तविक तौर पर अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ है। हुमायूं और बाबर, ये दोनों तो भटकते ही रहा है, ये दोनों बढ़िया शासन थोड़ी किया है, लेकिन फिर भी हुमायूं 1530 से 1540 लगभग 10 वर्ष तक, फिर 1555 से 1556 अपने इस शासनकाल में हुमायूं ने चित्रकला की नींव रखी। चित्रकला का विकास अकबर के समय हुआ। फिर जहांगीर के समय चित्रकला अपने सबसे स्वर्णिम दौर में था, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी हम लोग कहते हैं। और मुगल चित्रकला में सब चीज का प्रयोग होता था, मतलब सब प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, युद्ध, पशु पक्षी, दरबारी चित्रण सब। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए इसमें होता क्या है, रिहायशी इलाका में या सघन इलाका में, मतलब रिहायशी इलाका मतलब जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका का मतलब जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, अफसर सब रहता है। बोरिंग रोड में जाइए ना, चिड़ियाघर साइड देखिए, चिड़ियाघर के बगल में इस साइड में देखिएगा सब ऑफिसर सब रहता है, और उसके घर के आसपास देखिएगा बाहर में जो है पेड़ सब लगा हुआ रहेगा और क्रमबद्ध तरीका से लगा हुआ रहेगा। मुसल्लपुर हाट तो पहले गांव था, यहां पर पहले लोग बताता है, यहाँ का हम तो नहीं देखे हैं, समझे, लोग बताता है नाव चलता था इस एरिया में, समझे, खेती उती होता था। यही क्या है आप? तो आपको कैसे पता? हमको पता नहीं।
अभी भी तो ये गाँव है, व्यवस्थित ढंग से थोड़े बसा हुआ है, नहीं बसा हुआ है। देखिए सुनिए, रिहायशी इलाका में और सघन इलाका में प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्रमबद्ध तरीका से जो नीम का वृक्ष, अशोका वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि ये वृक्ष ध्वनि को आम मानव तक पहुंचने से रोके या ध्वनि को फिल्टर करके आम मानव तक पहुंचाए। इसी को ग्रीन मफलर योजना कहा जाता है। यानी रिहायशी इलाका में, सघन इलाका में जो पेड़ पौधा लगाया जाता है ना ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, उसी को कहा जाता है ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, एकदम होता है, जल प्रदूषण एकदम होता है, सब होता है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना है? 1981 में। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में किससे संबंधित है? देखिए, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जापान के क्योटो में 1997 में हुआ था और यह प्रभावी हुआ है 2005 से। और इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, इसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? आपको समताप मंडल में मिलती है। समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है और उसी में 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है समताप मंडल में। और समताप मंडल को ही अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता। पंडित नेहरू का उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? देखिए, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया। अब कहिएगा राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल वैसे देशों का एक समूह है जो देश कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, वैसे देश जो कभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, उन देशों के समूहों को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रमंडल। वे देश जो कभी भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, उन देशों के समूहों को ही कहते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो भारत भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिया मई 1949 में। जब मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिया, तो भारत के लोगों को आशंका होने लगा कि कहीं फिर से ना भारत गुलाम हो जाए ब्रिटेन का। तो भारत फिर से ब्रिटेन का गुलाम नहीं हो जाए, भारत फिर से ब्रिटेन का गुलाम नहीं हो जाए, यह आशंका भारत के लोगों को होने लगी। और जब यह आशंका भारत के लोगों को होने लगी, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आशंका को दूर करने के लिए ही कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई है और इसका परित्याग हम कभी भी कर सकते हैं, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के संदर्भ में यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है दिया गया था। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया गया था कि नहीं, इस सदस्यता के लेने मात्र से भारत फिर से ब्रिटेन का गुलाम नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है वर्ष 1919 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। श्रमिक अर्थात मजदूर, वैश्विक स्तर पर मजदूरों की स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान किया जा सके, इसी को लेकर के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार ने कहा था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? मतलब भारतीय संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जो आज तक कभी लागू नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में क्या है? अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। क्या आज तक कभी वित्तीय आपात लागू हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 60, इसमें है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राजेंद्र प्रसाद से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक हर राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया गया। जब भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया जाता है तो अनुच्छेद 60 का प्रयोग होता है। अनुच्छेद 60 का प्रयोग हुआ है। 352 राष्ट्रीय आपात 3 बार हुआ है। इसका प्रयोग 1962, 1971 और 1975। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसका प्रयोग तो पूरे भारतवर्ष में 100 से अधिक बार हुआ है। बिहार में भी 8 बार हुआ है, पहली बार 1968 में और लास्ट बार 2005 में, तो इसका भी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 सही है। नदी बोर्ड एक्ट 1970 नहीं, नदी बोर्ड एक्ट पारित हुआ है 1956 में। राष्ट्रीय जल नीति 1987 सही है। आंसर हो जाएगा सी। नदी बोर्ड एक्ट 1970 नहीं बल्कि 1956। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा एक गलत है? संपादक, लेखक, अखबार या पत्रिका, प्रकाशन। वंदे मातरम अरविंद घोष सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नहीं।
सत्याग्रह गोपाल कृष्ण गोखले की रचना नहीं है, बल्कि सत्याग्रह महात्मा गांधी की रचना है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है। आंसर बी। किसने यह लिखा था? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की एक रचना है द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी रचना द इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी रचना द इंडियन स्ट्रगल में यह बात लिखा है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है? देखिए, गांधी जी का जो काम करने का तरीका था वो काफी एक प्रकार से कहिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली नीति नहीं थी, बल्कि मध्यस्थता वाली नीति गांधी जी अपनाते थे। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को लग रहा था ना, देश को गांधी जी के नेतृत्व में आजादी मिलने वाला नहीं है। लेकिन 1940 के बाद गांधी जी में एक अलग प्रकार का स्फूर्ति आ गया था 1940 के बाद। और 1940 के बाद तो सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर ही निकल गए। अगर 1940 के बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को देखते तब इस प्रकार की बात नहीं कहते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को 1940 तक देखे हैं। 1940 तक थोड़ा लचर पचर थे गांधी जी, लेकिन 1940 के बाद गांधी जी देश की आजादी के लिए जो है गांधी जी भी स्टेट फॉरवर्ड की नीति अपनाए थे। और तब ना जाकर के भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा का समर्थन करते हुए जो है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी हिंसा का समर्थन किया। पढ़िए जाकर के किताब, समझ गए, हिंसा का समर्थन किया है गांधी जी, समझे। तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे अपनी रचना इंडियन स्ट्रगल में, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कौन कह सकता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसको महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, कहां हुआ था? बेलगांव में, वर्ष 1924 में, कर्नाटक में है ये। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को, गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। देखिए, लॉर्ड लिन लिथगो का जो शासनकाल है 1936 से 1943, इस बीच में महात्मा गांधी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इनके शासनकाल के समय गांधी जी काफी सक्रिय ढंग से अलग अलग सत्याग्रह और आंदोलन काफी जोशीला तरीका से किया। उसी से प्रभावित होकर जो है लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ है? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से 1977 से शुरू हुआ है। 1977 अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, देखिए चुनार है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो चुनार है यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग। किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? झरिया। झरिया झारखंड में है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है। जमशेदपुर, यहां पर लौह इस्पात उद्योग है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां है? जमशेदपुर में है। तो टिस्को में तो लौह इस्पात संयंत्र है, ये है। दुर्गापुर और भिलाई, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रिटेन के सहयोग से यहां पर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, यहां पर भी लौह इस्पात संयंत्र है। और यहां पर जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात संयंत्र की, जर्मनी के सहयोग से कहां? हाँ, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला और रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़। तो इन तीनों स्थानों पर तो लौह इस्पात संयंत्र है, झरिया में नहीं, या कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो लोकसभा में भी, लोकसभा के चुनाव में भी मतदान कर सकता है और राज्यसभा के चुनाव में भी मतदान कर सकता है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। आंसर डी होगा। देखिए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन मतलब विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भारत के आम नागरिक होते हैं। भारत का कोई आम नागरिक ही विधानसभा का सदस्य बन सकता है। ये आम नागरिक होने के नाते लोकसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है, लोकसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव होता है उसमें राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम करता है। जैसे मनोज झा राजद की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बना है, उसको कौन चुना होगा? बिहार राज्य के विधानसभा के राजद के तरफ से जो निर्वाचित सदस्य होगा वही चुना होगा। समझ गए? तो विधानसभा के सदस्य
आम नागरिक होने के नाते लोकसभा के चुनाव में भी भाग लेता है और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही करते हैं। तो मतलब राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में भाग लेता है। आंसर होगा डी। और बिट्टू सर आ गए हैं, ठीक है, उनका जो मिल लिया आ गए हैं, टेस्ट होगा, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कल आपका टेस्ट है, यही बतलाना चाह रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बजट। बजट संवैधानिक शब्द नहीं है। बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आया है और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 112 में। विनियोग विधेयक की चर्चा 114 में। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में। तो ये सब संवैधानिक शब्द है, बजट संवैधानिक शब्द नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? मतलब किसी भी न्यायालय में कोई केस चल रहा है, जैसे पटना हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसको पटना हाईकोर्ट से हटा करके दिल्ली हाईकोर्ट भेजने का अधिकार किसे है? या दिल्ली हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट से हटा करके मुंबई हाईकोर्ट भेजने का अधिकार किसे है? जैसे बिल्किस बानो केस मामला की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में हो रहा था, लेकिन उसको गुजरात हाईकोर्ट से स्थानांतरित करके मुंबई हाईकोर्ट भेज दिया गया। तो मतलब किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसको एक कोर्ट से हटाकर दूसरे कोर्ट में कौन भेज सकता है? यह भेजने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 को पढ़िएगा तो उसी में इस बात का जिक्र है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायालय में हो रहे किसी वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। देखिए आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस में पहली बार फूट 1907 में सूरत में हो रहे वार्षिक अधिवेशन के दौरान हुआ था और कांग्रेस स्पष्ट तौर पर दो भाग गरम नरम दल में बट गया था। इस सूरत विभाजन का नेतृत्व कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है आपको बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ तृतीय दिल्ली दरबार के तहत। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए आप सब लोग जानते हैं एगो वुड डिस्पैच आया है 1854 में। वुड डिस्पैच जो 1854 में आया है, वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम 1857 में हुई। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने किया था और इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद 5 तारीख से लेकर के 5 फरवरी से 8 फरवरी 1916 ईस्वी तक जो है एक संगोष्ठी हुआ था बुद्धिजीवियों का और उस संगोष्ठी में महात्मा गांधी भाग लिए थे और महात्मा गांधी अपना पहला जन भाषण दिए थे इसी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर। आंसर हो जाएगा सी। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।